नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां पर 2 मासूमों को बचाने वाले युवक की डूबने से मौत हो गई है। जी हां, 2 नाबालिग को फंती नदी से युवक ने बचाया था। 24 घंटे बाद राजू सोनकर का शव मिला है। कल गिरोहाला नैनी नदी में दोनों मासूम फंस गए थे और फंती नदी में खुद युवक बह गया। दोनों मासूमों को लेकिन बचा लिया उसने। 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद राजू का शव मिला है। तो कांकेर से बेहद दुखद खबर है ये। टीम हमारी सर्च के लिए लगी और अभी सुबह से लेके है सर्च कर लिया गया है उसको और बॉडी कवर करके परिजन को सौंप दिया गया है। टीम में 15 लोग आए हुए थे और सभी ने अच्छा प्रयास किया और खोजा और बॉडी थोड़ा 300 मीटर दूरी पे मिली है और कवर करके बॉडी जो है एक साइड में झाड़ी में फंसा हुआ था, बह के जो है पुल से बह के शायद वो रात में बह के गई है। आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार जिले के 15 लोगों का जत्था अमरनाथ यात्रा दर्शन के लिए गया हुआ है, जिनमें से 6 लोग पहले ही दर्शन कर वापस लौट आए हैं, लेकिन 9 लोग बादल फटने से जो त्रासदी हुई अमरनाथ यात्रा के दौरान फंस गए थे। वहां फंसे लोगों ने अब वीडियो जारी कर बताया है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और अनंतनाग में सेना के टेंट में रुके हुए हैं। मौसम खुलते ही आगे की यात्रा वो प्रारंभ करेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं शेषनाग। मौसम की अमरनाथ यात्रा की हमारी शुरुआत हो चुकी है। मैं शैलेंद्र साहू पलारी से। अभी हम पहुंच चुके हैं शेषनाग। मौसम की खराबी की वजह से हमें यहां पर रात्रि विश्राम के लिए रोका गया है और अभी तक मौसम साफ होने की सूचना अभी नहीं आई हुई है, तो यात्रा अभी प्रारंभ नहीं की। अमरनाथ के लिए रोका गया है और अभी तक अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता योगेश यादव जुड़े हुए हैं फोन पर। योगेश, एक अच्छी बात है कि जो यात्री हैं उन्होंने वीडियो जारी कर बताया है कि वो सुरक्षित हैं और उनके घर वालों के लिए भी राहत की बात हुई होगी। देखिए सुमित, आपको बता दूं कि हमने लगातार उनसे फोन में संपर्क बनाए हुए हैं कि कैसी आपकी स्थिति है और क्या स्थिति है। इससे लगातार वे हमसे बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक से 9 जो यात्री हैं वो अमरनाथ यात्रा में गए थे, जिनमें शैलेंद्र साहू, अमन साहू, राजेश साहू, उमेश साहू, अजय वर्मा सहित टोटल 9 लोग हैं जो लगभग 1 सप्ताह पहले निकले हुए थे, लेकिन मौसम खराबी की वजह से वहां फंस गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो आर्मी के बेस कैंप में वहां पर मतलब अब छावनी बनाकर वहां रह रहे हैं। उन्हें खाने पीने के लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि शुरुआत के दिनों में थोड़ी सी उनके शुरू दिनों में उनको समस्या थी, जिससे प्रति व्यक्ति के जी आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति की दर से 450 रुपये रुकने का लिया गया था शुरू दिनों में, लेकिन उसके बाद से 1 रुपये भी उनसे नहीं लिया गया। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही शाम को उनसे बात हुई शैलेंद्र साहू से, तो उन्होंने बताया कि अभी तक किसी प्रकार की समस्या नहीं है और उनसे पूछा भी गया कि आने को लेकर क्या ऐसी है, कब तक आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अब जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आइटम गर्ल कह दिया, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अजय चंद्राकर के बयान पर आपत्ति जताते हुए माफी मांगने की मांग की है। कवासी लखमा ने कहा है कि मेरे खिलाफ अजय चंद्राकर ने जो बयान दिया है उससे मैं आहत हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कमजोर आदमी को दबाने का काम करती है। इस मुद्दे को लेकर वे सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चंद्राकर का बयान पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेंगे उन्हें बस्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। बात को गंभीरता से नहीं लेता, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। मैं खुद आत हूँ, सुदूर अंचल बस्तर से चुनाव जीत के आता हूँ। बोरसी जनता पार्टी का यही मानसिकता है
कमजोर आदमी को दबाने का काम आज सिद्ध हुआ है कि अजय चंद्राकर ने, मेरे जैसा आदमी, मैं कोंटा से बस्तर जिला हो, छत्तीसगढ़ में सरगुजा हो, पूरा आदिवासी लोग लगातार फोन कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेगा, हमारा आदिवासी समाज, आदिवासी का विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इस बात को रखेंगे। तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान बीजेपी को अब भारी पड़ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार बीजेपी नेताओं के बोल बिगड़ चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस इस बयान को आदिवासियों के अपमान से जोड़कर इसे मुद्दा बना रही है। इधर बीजेपी का कहना है कि आदिवासियों का सम्मान बीजेपी करती है और अपराध के मामले को लेकर सरकार पर तंज भी कसा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कवासी लखमा जी का बयान आते रहता है और उस बयान के ऊपर में सामान्य टिप्पणी जो किए हैं, इतने गंभीरता से उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक आदिवासियों के मान सम्मान और अपमान की बात है, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज का सम्मान किया है। 15 साल में हम लोगों ने उनके आरक्षण को भी 32% किया, अनेक कार्यक्रम आदिवासी समाज किए हैं और आज भी आदिवासी समाज का हम सम्मान करते हैं। सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले में कल बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, शिव प्रकाश शामिल होंगे और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार बीजेपी की बड़ी बैठक सीएम के गृह जिले में होने जा रही है। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और दुर्ग में मंथन करेगी। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई। उसके बाद में प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है और इस पदाधिकारी की बैठक में जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो विषय हैं, उन विषयों का वहाँ पर क्रियान्वयन, चर्चा और चर्चा के बाद में उसका क्रियान्वयन, तो उन सारे मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी और इसीलिए प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक उसमें। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेंगे। हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं लाइव इस समय। मिथिलेश, चुनाव को लेकर ऐसी बैठकें तो लगातार होती ही रहती हैं सियासी दलों की, लेकिन बीजेपी के लिए बैठक इसलिए अहम है क्योंकि ये सीएम भूपेश बघेल के गढ़ में है। निश्चित रूप से भिलाई में जो है वो न सिर्फ मुख्यमंत्री का गढ़ है, बल्कि यहाँ पर 5-5 मंत्री भी शामिल होते हैं। तो इस वजह से ये दुर्ग जिला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब विधानसभा चुनाव नजदीक हो और इस दौरान में जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही हो, तो काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। कल ये प्रदेश कार्य समिति की पूरी बैठक होने वाली है, जिसमें भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सहित कई दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे और इस पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव का वक्त, विधानसभा चुनाव है, किस तरह से राज्य सरकार को घेरा जा सकता है, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। और खासतौर पर ये कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का प्रयास किया जाएगा कि वे आने वाले समय में जो है वे पूरी तरह से जुट जाएं, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का वक्त है। किस तरह से हम राज्य सरकार के घेर सकते हैं, किस तरह से उनकी विफलताओं को बता सकते हैं और किस तरह से केंद्र सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं, जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, उनको किस तरह से पहुंचाना है, ऐसे तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कई वरिष्ठ दिग्गज नेता अपने सुझाव रखेंगे। यहाँ पर कई बड़े नेता यहाँ पर शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से भिलाई में कल जो आयोजित होने वाली जो कार्य समिति की बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण होगी। सभी की निगाहें इसमें टिकी हुई है, क्योंकि एक काफी महत्वपूर्ण तैयारियां वैसे काफी दिनों से चल रही हैं, लेकिन भाजपा की ये जो बैठक है वो एक तरह से पूरी तरह से चुनाव के लिए आगाज होगा। तो सुमित, कल की बैठक में सभी की निगाहें टिकी हुई है। निश्चित रूप से कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, कई बड़े कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है मिथिलेश, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कांग्रेस विधायकों से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट करने की अपील की। रायपुर पहुंचे नितिन नवीन ने कहा कि देश को अवसर मिला है आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का। इस गौरव में छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी जुड़ना चाहते हैं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों के सम्मान का प्रतीक हैं। कांग्रेस के सारे विधायकों को उनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का सम्मान प्रदेश सरकार नहीं करेगी तो इसका जवाब मिलेगा। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर आदिवासियों का सम्मान हमेशा छत्तीसगढ़ में बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ में और खास करके आदिवासियों के सम्मान के लिए हमेशा काम किया। आज देश को अवसर मिला है कि एक आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति होने का, और इस गौरव से छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स भी जोड़ना चाहते हैं। उन आदिवासियों के सम्मान के प्रतीक के रूप में द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही है और मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को, उनके सारे विधायकों को द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अलग राग अलाप रही है। मैं भूपेश सरकार को चुनौती देता हूं कि अगर उन्होंने छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का सम्मान नहीं किया तो छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता उनको जवाब देगी। और मेरा मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ में जितने विधायक हैं ट्राइबल से, उनको वहाँ उन्हीं की जनता घेरेगी अगर वो ट्राइबल्स महिला का विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 25 जुलाई से एक बार फिर कलम बंद काम बंद आंदोलन पर जा रहे हैं। आंदोलन को कई कर्मचारी संगठनों का साथ मिला है। कर्मचारी के आंदोलन पर जाने से कामकाज प्रभावित हो सकता है। कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कर्मचारियों से आंदोलन पर नहीं जाने की अपील की। आपको बता दें कि प्रदेश में 4 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी और 2,34,000 से अधिक अनियमित कर्मचारी हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर आंदोलन पर जा रहा है। अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक माननीय कमल वर्मा जी के द्वारा डीए और एचआरए को मांग को लेकर 5 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन आगाज किया गया है। तो इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पूरे प्रदेश के 1,80,000 अनियमित कर्मचारी भी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर इस आंदोलन में सम्मिलित है। पूरे प्रदेश के लगभग 7 लाख कर्मचारी टोटल काम बंद कलम बंद करने वाले हैं। टोटल 9 दिन तक लगातार सभी शासकीय कार्यालयों के कार्यालय बंद रहेंगे। हम 3 साल हो गए, हमसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने वादा किया था कि ये साल किसानों का और नेक्स्ट ईयर जो है वो कर्मचारियों का, लेकिन 3 साल हो गए हमको अभी तक नियमितीकरण नहीं मिला है। हमको बार बार आंदोलन करके उनको ये संदेश देना पड़ रहा, उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि आपने हमें वादा किया था नियमितीकरण करने का। तो ये हम असमंजस में हैं कि उन्होंने जो कहा था वो 3 साल हो गए तब भी अभी तक नहीं किए हैं, तो क्या पता आगे करेंगे कि नहीं। तो हमको मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन वादों के साथ में प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 3.5 वर्षों के बाद में कहा जा सकता है कि प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा वर्ग है नहीं है जो इस सरकार से खुश है। कुछ लोग हैं जो आंदोलन करते हैं और आंदोलन के लिए कर्मचारियों को उकसाते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि ये उचित नहीं है। जो सरकार लगातार आपके हित में निर्णय ले रही है, लगातार आपके पक्ष में फैसला कर रही है, सरकार को अवसर देना चाहिए। कोंडागांव पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जहां लव ट्रायंगल के चलते एक युवती ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दूसरी युवती की निर्मम हत्या कर शव को जला दिया था। मृतक युवती 1 महीने से लापता थी, जिसका जला हुआ नरकंकाल नाले से मिला था। थाना माकड़ी के ग्राम पखना बेड़ा क्षेत्र अंतर्गत 8 तारीख को नरकंकाल, खोपड़ी और अन्य हड्डियां मिलने की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर गया और वो मनुष्य का हो ऐसा लगने पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया और पतासाजी की गई। आसपास एरिया को छानबीन किया गया, जिसमें कुछ चीज़ें मिली। उन चीज़ों से शिनाख्त की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें फरसगांव की एक युवती जो कि गुम इंसान फरसगांव में कायम हुआ था,
वो कंकाल की शिनाख्ती उस युवती के रूप में हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया। बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बालोद, कांकेर, कोंडागांव, गरियाबंद जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजनांदगांव और धमतरी जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं रेलवे ने 17 जुलाई तक यात्रियों को कुछ राहत दी है। डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर समेत कई ट्रेनों को आज से बहाल किया गया है। रद्द करने के बाद रेलवे ने फिर से 27 ट्रेनों को बहाल किया, जिसमें 16 एक्सप्रेस और 11 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। 10 से 17 जुलाई तक का टाइम टेबल भी रेलवे ने जारी कर दिया है। 2.5 महीने बाद यात्रियों को राहत मिली। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आज छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। ये देश का पहला राज्य है जहां इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को जीवन उन्नत बनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर किसानों का कहना है कि इस योजना ने उनका जीवन बदल कर रख दिया। आदिवासी बाहुल्य सूरजपुर जिले में देवगुड़ी का एक अलग ही महत्व है, जहां आदिवासी परंपराओं के अनुसार गांव में अगर शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बैगा पुजारी से देवगुड़ी में पूजा कराना होता है। इतना ही नहीं, किसी भी बीमारी से लेकर विपत्ति की घड़ी में देवगुड़ी में पूजा पाठ कराने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे में पूर्ण आदिवासियों वाले गांव में एक देवगुड़ी जरूर होता है, जहां एक ही कुल के बैगा पुजारी वर्षों से यहां पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। इन पुजारियों को ग्रामीण खुद चंदा एकत्रित करके कुछ मानदेय देते हैं, लेकिन इस आस्था के केंद्र देवगुड़ी और बैगा पुजारी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शासन सत्ता बदलते रहे, लेकिन देवगुड़ी की आस्था बरकरार रही और उसी आस्था पर पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसा जताया। हमारे आदिवासी बहुल मूल्य क्षेत्र में एक आस्था बना हुआ है गांव की देवगुड़ी, जिसमें हमारी कोई भी संकट आता है हमारे गांव में या कोई भी कार्य करने से पहले हमारे गांव की देवी देवता जो हैं, यहाँ की जो आस्था है वहाँ पहले पूजा होता है। इसके बाद हम कोई भी कार्य को चालू करते हैं। हमारे पूजा पाठ का करने का व्यवस्था में अब सरकार भी लाभ दे रहा है, तो हम बहुत खुशी हैं। प्रदेश के मुखिया ने देवगुड़ी के उन्नयन के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा के साथ बैगा पुजारी को साल में 7,000 रुपए मानदेय के रूप में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से जहां पुजारी बैगा बेहद खुश हैं, वहीं आदिवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। बहरहाल सूरजपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य 9 पंचायतों में देवगुड़ी उन्नयन के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है और इन देव स्थलों पर अब विकास हो सकेगा। लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के कारण अब आदिवासियों की जुबान पर मुख्यमंत्री के लिए तारीफ ही सुनाई पड़ रही है। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि भारत उन चुनौतियों से अवगत है जिनका श्रीलंका और उसके लोग सामना कर रहे हैं। उनके इस कठिन दौर से उबरने की कोशिश में भारत श्रीलंका के लोगों के साथ निरंतर खड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान में कहा है कि हम श्रीलंका के नागरिकों की चुनौतियों से भली भांति परिचित हैं। भारत श्रीलंकाई नागरिकों के साथ निरंतर खड़ा है क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। श्रीलंका को अपना सबसे करीबी पड़ोसी बताते हुए बागची ने कहा कि लेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने श्रीलंका में बदहाल आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है। हमने श्रीलंका में घटी हाल की घटनाओं पर बारीकी से नजर रखी है। भारत श्रीलंका के लोगों के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा है। श्री महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने अमित शाह की एक तस्वीर ट्वीट की। तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर में अमित शाह के ऑफिस में हनुमान जी की एक मूर्ति भी रखी हुई है और इस तस्वीर को टैग करते हुए स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने अमित शाह की तारीफ की है और लिखा है कि अमित शाह की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वे अपने
कार्यालय में अपनी धार्मिक आस्थाओं को प्रकट करने में संकोच नहीं करते।